Good morning to all of you. Welcome in your chemistry class. Let's continue chapter number 1. In previous video, we discussed about Bohr's atomic model and main postulates of Bohr's atomic model, main features of Bohr's atomic model, some numerical problems based on Bohr's atomic model, and we also discuss drawbacks of Bohr's atomic model. बोहर के एटॉमिक मॉडल होने के बाद दो मेजर डिस्कवरीज हो गई। कौन कौन सी दो मेजर डिस्कवरीज हुई हैं? उनमें से जो फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। पहली जो डिस्कवरी हुई ये हुई है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरी जो डिस्कवरी हुई है दैट इज़ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो डिस्कवरी हो गई। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इन दोनों प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और फिर नया जो मॉडल है वो प्रपोज करेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल और नेचर ऑफ मैटर से पहले जो डिस्कवरी हुई वो डिस्कवरी हुई थी किसके बारे में? वो डिस्कवरी हुई थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली जो डिस्कवरी हुई वो किसके बारे में हुई थी? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बेटा देखिएगा, पहले ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं तो ये किसी ना किसी सोर्स से जनरेट होती हैं। सन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी रिमोट हो गया, वहाँ से निकलती हैं। तो पहले कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वेव नेचर की होती हैं। मैक्स क्लार्क ने कहा कि ये वेव नेचर की होती हैं, तो इनमें वेव वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बाद में प्लांक आ गया। उस प्लांक ने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि किसी भी सोर्स से जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, इनका एमिशन कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जनरेट होती हैं। और एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स बन गए हैं, इन पैकेट्स को क्या कहा था? क्वांटा कहा था। दैट्स राइट। तो अब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स जो बंडल्स जो बन गए हैं, टुकड़े जो बन गए हैं, ये इनके पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में ना हो करके क्वांटा, पैकेट्स या फिर पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। और इस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ये बराबर होती है एच न्यू के, और एनर्जी इज इक्वल टू न्यू को हटा के हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा के। ठीक है, तो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनके कुछ जो फिनोमिना होते हैं उनको हम वेव नेचर मान करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लाइट का क्या है? डिफ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, वो सब हम वेव मान करके एक्सप्लेन करते हैं। और लाइट के कुछ जो फिनोमिना होते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ये 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ठीक है, इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको हम क्वांटा मान करके एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइट की दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट की कुछ फिनोमिना वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या वेव जब लाइट को माना जाता है तो वो एक्सप्लेन होते हैं। और कुछ जो फिनोमिना होते हैं वो लाइट को जब आप क्वांटा या पार्टिकल या पैकेट नेचर का मानोगे तो वो एक्सप्लेन होते हैं। तो फिर लाइट की ये भी प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव नेचर की भी होती हैं और ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में भी होती हैं। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये ड्यूअल नेचर की होती हैं। दैट्स राइट, ये ड्यूअल नेचर की होती है। अब इसके बाद में कौन आता है? अब इसके बाद में आता है एक साइंटिस्ट हुआ था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली आता है।
अब उस डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो ड्यूअल नेचर की हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये ड्यूअल नेचर की होती हैं तो देखिएगा इनका रिलेशन क्या होगा एनर्जी का। देखिएगा, जब आप इनको पार्टिकल मानोगे तो ऑब्वियसली इनका मास होगा, पार्टिकल मानोगे तो ऑब्वियसली इनका कुछ क्या होगा, मास होगा। और मास और एनर्जी दोनों का रिलेशन किसने बताया है, आइंस्टाइन ने बताया है। आइंस्टाइन ने बताया है। आइंस्टाइन ने कहा है कि किसी भी क्वांटा की या किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसके साथ मास का ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट्स राइट। जबकि प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने कहा कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ये तो एच न्यू के इक्वल होती है, दैट्स राइट। जबकि आइंस्टाइन क्या कह के गया है, वो कह के गया है कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी और मास में ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जबकि प्लैंक क्या कह के गया है कि इस क्वांटा की या पैकेट की या पार्टिकल की एनर्जी एच न्यू के इक्वल होगी। तो ये एनर्जी भी इसी क्वांटा के लिए है, ये एनर्जी भी इसी क्वांटा के लिए है। तो दोनों इक्वेशन को बराबर करोगे तो एम सी स्क्वायर आ जाएगा एच न्यू, दैट्स राइट। और आपको पता है अभी हमने लिखा न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। तो एम सी स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सी से आप क्या करेंगे, यहाँ से एक जो सी है उससे एक सी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, नेट जो आपके पास बच गया है वो बच जाएगा एम सी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। यहाँ से अगर हम इस लैम्डा को कैलकुलेट करना चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन एम सी। इस तरीके से जो आपका क्वांटा है उस क्वांटा से रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एच आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एम क्या है, उसका मास हो जाएगा। और सी क्या है, सी जो है वो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। सी जो है बेटा दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट्स राइट। अब ये होगा स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, दैट्स राइट। ये हो गया है, इसका वेवलेंथ हो जाएगा। अब ये जो है ये तो हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। अब देखिएगा, इतना सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में होने के बाद में कौन आता है, डी ब्रॉगली आता है। और वो जो डी ब्रॉगली है, उस डी ब्रॉगली ने क्या कहा वो सुनिएगा। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है, इट मीन्स कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, इट मीन्स आपके पास में क्रिकेट की बॉल बेशक क्यों ना हो, ठीक है, आपके पास में एक पेपर क्यों ना हो, एक स्टोन क्यों ना हो, कोई भी मैटर अगर आपके पास में है, और अगर ये जो मैटर पार्टिकल है या जो मैटर है, तो क्रिकेट की बॉल है तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल तो है ही, पार्टिकल तो ऑलरेडी है ही, स्टोन है तो बहुत बड़ा पार्टिकल तो है ही आपके पास में। तो मैटर अगर आपके पास में है, अब अगर ये मैटर मोशन में होगा, ज़रूरी है कि वो किस में होगा, मोशन में। वो जब मूव करेगा तो मूव करने पर वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, इसका मतलब उससे वेव जनरेट होगी, इट मीन्स उसका वेव नेचर भी होता है। तो पार्टिकल तो ऑलरेडी पहले से था ही, बट जब वो मूव करेगा, मोशन में जब होगा, तो उससे क्या जनरेट होगी, वेव भी जनरेट होगी। इसका मतलब उसका ड्यूअल नेचर होगा, ड्यूअल बिहेवियर होगा। पार्टिकल तो ऑलरेडी है ही, बट इन मोशन it also behave like a wave, it means it show dual behavior, ठीक है, particle as well as wave. The French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter like electron should behavior either both particle and wave like properties. अभी जो स्टेटमेंट लिखा है ये केवल बात वो किसके बारे में कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कर रहा है, ठीक है ना।
रेडिएशंस like radiation should behave about particle as well as wave property. क्या कहा कि अगर आपके पास में कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपका अगर मोशन, नेसेसरी कंडीशन है कि वो क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा है, तो मोशन करने पर वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरीके से बिहेव करेगा. दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. जैसे कि ये जो फोटोन आपके पास था, जो क्वांटा आपके पास था, उस क्वांटा का क्या होगा, उस क्वांटा की देखिएगा ये वेवलेंथ भी है और ये उसका क्या है, mc, मास इनटू स्पीड. इसका मतलब मोमेंटम है ये यहाँ पर. दैट्स राइट, दैट इज मोमेंटम. तो जैसे एक जो क्वांटा है, इस क्वांटा का मास, इस क्वांटा की वेवलेंथ और इसका मोमेंटम है, सेम ऐसे ही ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेवलेंथ भी होगी और इसका मोमेंटम भी होगा. दोनों चीज़ इसकी होंगी और दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो जो रिलेशन क्वांटा के लिए था, क्वांटा के लिए देखिएगा उसकी वेवलेंथ और उसके मोमेंटम में क्या रिलेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन सी था. यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी मैटर पार्टिकल के लिए उसकी वेवलेंथ और उसके मोमेंटम में जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा बस केवल ये, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यहाँ सी होता था, सी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो क्वांटा है आपका, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो लाइट की जो स्पीड होती है उसी से ही ट्रैवल करती हैं. तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सी हमने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, चाहे वो किसी भी तरीके की EMR हो, चाहे वो IR हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, विजिबल हो, एक्सरेज हो, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो. बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, तो सी की जगह हमने वी लिख दिया है. तो ये लैम्डा हो गया है उसकी वेवलेंथ जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा, और एम वी क्या हो गया उसका मोमेंटम. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच और मोमेंटम का सिंबल क्या होता है पी, तो हम इसे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी भी लिख सकते हैं. ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है, डी ब्रागली इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी. दैट्स राइट, एम हेयर मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी, पी मोमेंटम, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होगी. दैट्स राइट. चलिएगा, अब ये बात किसके लिए कही गई है, किसी भी मैटर पार्टिकल के लिए. याद रखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, तो ये मैटर के पार्टिकल के लिए बात कही गई है. क्रिकेट की बॉल हो, चाहे पत्थर हो, इवन आपकी बस हो, बस अगर मोशन कर रही है, या आपकी कार है, कार अगर मोशन कर रही है, दैट्स राइट, कार अगर मोशन कर रही है तो वो पार्टिकल तो है एक बहुत बड़ा, लेकिन मोशन जब करेगी तो उससे रिलेटेड क्या होगी, वेव भी होगी. इट मीन्स उसका वेव नेचर भी होगा. दैट्स राइट. तो ये तो बहुत बड़े पार्टिकल हो गए हैं. अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करें, छोटे पार्टिकल्स की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन, तो ये अब तक जो माना गया, जो कहा गया, बोहर्स का मॉडल था, उसमें उसने कहा था न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड जो है न्यूक्लियस के वो रिवॉल्विंग करेगा. दैट्स राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन, और बोहर ने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली क्या माना हुआ है, कम्प्लीटली एक पार्टिकल माना हुआ था. दैट्स राइट. बट यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो पार्टिकल है, मोशन जब कर रहा है, तो दैट मीन्स इट बिहेव लाइक अ वेव. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वेव की तरह भी बिहेव करता है. तो ऑब्वियसली इसकी भी वेवलेंथ होगी, और इसकी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी एच बाई उसका मोमेंटम एम अपॉन एम वी के इक्वल होगी. दैट्स राइट. दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर हो गया है. ठीक है. और तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर बताया, इसके अकॉर्डिंग तो जो क्रिकेट की बॉल है उससे अगर आप मोशन कराओगे तो भी वेव की तरह बिहेव करेगी, पत्थर को फेंकोगे तो भी वेव की तरह बिहेव करेगा, बस ट्रेन ट्रक, अगर ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़े पार्टिकल हो गए, ये अगर मूव कर रहे हैं तो ये भी वेव की तरह बिहेव करेंगे. इवन इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो वो भी वेव की तरह बिहेव करता है. दैट्स राइट. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल होता है, ऐसा तो बोहर ने माना हुआ है, लेकिन बाद में जैसे डी ब्रोगली आया उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का भी होता है. ये जो ड्यूअल नेचर है इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है.
दैट्स राइट। अब इसका वेव नेचर होता भी है या नहीं होता, तो देखिएगा वेव नेचर होता है, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन, ए फिनोमिना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। जो डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन एक्चुअल में वेव की करेक्टरिस्टिक होती है, दैट्स राइट। और जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बीम बनाएं, जैसे लाइट की बीम होती है ऐसे इलेक्ट्रॉन की बीम बनाएं, तो इलेक्ट्रॉन की बीम का भी डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो डिफ्रैक्शन होना क्या प्रूव कर रहा है? प्रूव कर रहा है क्योंकि डिफ्रैक्शन जो होता है एक्चुअल में वो लाइट का होता है, डिफ्रैक्शन लाइट का होता है और लाइट वेव नेचर की होती है, तो इसलिए लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन की बीम का भी डिफ्रैक्शन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम का भी कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है, दैट्स राइट। और ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की बीम का डिफ्रैक्शन होना, उसका वेव नेचर होना, ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ काम आती है? मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में काम आती है, बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक नेचर पर बेस्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स तो पहले ही था, डी ब्रोगली ने कहा कि वेव नेचर का भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ है वेव नेचर का? इसका एप्लीकेशन है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम का डिफ्रैक्शन किया जाता है, और डिफ्रैक्शन एक्चुअल में किसका होता है? वेव का। तो यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन की बीम का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का है, दैट्स राइट। जो आपका ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो लाइट है, जो आपकी सनलाइट होती है, उसकी वेव को यूज़ में लिया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को काम में लिया जाता है, उसका डिफ्रैक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम। देखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो कितना बड़ा करके दिखा देता है, 15 मिलियन टाइम्स जो है वो बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइड करके दिखाता है, इतना। देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव करेक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, अगर वो मोशन में है तो उसका वेव करेक्टर होगा ही होगा, वो वेव की तरह बिहेव करेगा ही करेगा, दैट्स राइट। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं मैक्रोस्कोप, आर सो शॉर्टर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हाई मास, ठीक है ना। जो आपका ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होता है, समझेंगे, जैसे क्रिकेट की बॉल अगर आपके पास में है, अगर इसको अगर आप मोशन करवा रहे हो, ये इसको अगर आपने फेंका, तो जब ये मोशन में होती है तो ये वेव की तरह बिहेव करती है, बट इसकी जो वेवलेंथ होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट या मैक्रो, बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आर सो शॉर्ट, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है अगर बॉल को आप फेंकोगे तो। इसलिए बॉल से रिलेटेड जो वेवलेंथ होगी या वेव होगी वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी। इट मीन्स बॉल से रिलेटेड जो वेवलेंथ है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे? उसे हम नेग्लिजिबल सपोज कर लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे, कह देंगे नहीं ये वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है। लेकिन देन दैट ऑफ वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड, बहुत छोटे हैं तो उसकी जो वेव प्रॉपर्टी है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फोटोन, छोटे जो पार्टिकल होते हैं, अब पार्टिकल तो ऑलरेडी हैं, लेकिन ये अगर मोशन करते हैं तो फिर इनसे जो वेव जनरेट होती है वो वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती है और उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो वेव होती है उसका सिग्निफिकेंट होता है,
सिग्निफिकेंट होता है, वो सिग्निफिकेंस रखती है, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल, उनसे रिलेटेड जो वेव होती है उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए उनके लिए हम वेव का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए क्रिकेट की बॉल को अगर आप फेंकोगे तो वो सीधा ही मोशन करेगी, वेव लाइक मोशन नहीं करेगी। बस या कार अगर आपकी ट्रैवल कर रही है तो ये इतने बड़े पार्टिकल हैं कि इनसे रिलेटेड वेव की जो वेवलेंथ वो नेग्लिजिबल होगी, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसलिए हम इनको केवल पार्टिकल नेचर का ही मानेंगे, वेव नेचर का नहीं मानना है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनके लिए वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, तो इनको तो हमें ड्यूअल नेचर का ही कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मान लो आपके पास कोई बॉल हो, ठीक है ना, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। आपके पास बॉल है, ये बॉल हो गया है, और इस बॉल का मास जो है वो मास आपको बता रहा है कितना है, 0.1 किलोग्राम उसका मास है। ठीक है, इसको आपने फेंका है, किस स्पीड से फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने इसको ट्रैवल कराया है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि अगर ये मोशन कर रहा है तो इससे वेव भी जनरेट होगी। तो अब इसकी जो वेव लेंथ है वो कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिएगा, इस बॉल की वेव लेंथ और इसके मोमेंटम में रिलेशन होता है h/mv। यह लीजिए, h की वैल्यू रख दीजिए, m और v रख दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ से आपने h की वैल्यू पुट करनी है, m और v की वैल्यू पुट करनी है। दैट्स राइट। चलिएगा, तो यहाँ से आपने लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h आपको पता है ये होता है, m इतना है, v कितना है, तीनों वैल्यूज़ रख दीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू देखिएगा कितना छोटा आया है। तो जब बॉल को इस स्पीड से फेंकोगे तो उसकी जो वेवलेंथ है वो देखिएगा कितनी छोटी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मतलब 34 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। इट मीन्स 0.000000, बहुत लंबा 34 तक चलता जाएगा ऐसे, और फिर 6 to 6 इतना मीटर। इतनी नेग्लिजिबल वेवलेंथ होगी, इतनी छोटी वेवलेंथ होगी, इसका मतलब ये वेव की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, सीधा के सीधा चला जाएगा। दैट्स राइट। तो ये किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं रखता है, ये जो ड्यूअल नेचर वाली जो थ्योरी है, ये मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखती है। लेकिन अगर आपके पास में कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिएगा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास इतना है, ले लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है, ऑब्वियसली मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मास आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। मोशन कर रहा है, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी नहीं बताई आपको, इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दी, इतनी है। ठीक है, कैलकुलेट द वेव लेंथ, तो इसकी वेवलेंथ बता दीजिए कितनी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह मोशन करेगा या किसकी तरह बिहेव करेगा, मोशन में तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा। तो अब आपको इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन इसका मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, मोमेंटम होगा, तो रिलेशन होगा इसके वेवलेंथ में इज इक्वल टू h/मोमेंटम mv। h की वैल्यू फिक्स होती है, मास आपको दिया है, आपको इसका वेलोसिटी चाहिए, बट क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दिया आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है। तो काइनेटिक एनर्जी से पहले क्या कैलकुलेट कर दीजिएगा, वेलोसिटी कैलकुलेट कर दीजिएगा। आप जानते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। ये किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। अब यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी ये पता है, मास ऑलरेडी नोन है, v निकल के आ जाएगा। तो पहले 2 को उधर ले जाइएगा, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इज इक्वल टू mv²। v² निकालना है, m का डिवाइड लगा दीजिए, तो v² इज इक्वल टू आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। और v निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिएगा, इधर v और इधर आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m और अंडर रूट।
यह लीजिए, 2 की वैल्यू आपको नॉन है, 2 ही रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी नॉन है, मास रख दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में इसकी स्पीड आ जाएगी 812 मीटर पर सेकेंड। लीजिए, ठीक है, ये आपके पास स्पीड आ गई है। अब ये जो वेलोसिटी आई है उसको यहाँ रख दीजिएगा, गुणा भाग करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इसकी वेव लेंथ। तो देखिएगा इसकी वेव लेंथ बहुत छोटी आई है। क्रिकेट की बॉल से, पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्रिकेट की बॉल से रिलेटेड आपने जब वो वेवलेंथ कैलकुलेट की तो वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर था, जबकि ये कितना आया है, 10⁻⁻10 मीटर आया है। तो ये तो बहुत छोटा है, जबकि ये काफ़ी बड़ी वेवलेंथ है। इसी को नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करूँगा तो इतना नैनोमीटर, जो कि ईजीली डिडक्टेबल है। दैट्स राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है उसका सिग्निफिकेंस होगा। इट मीन्स डी ब्रोगली की जो ड्यूअल नेचर थ्योरी है, ये मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, बड़े जो पार्टिकल होते हैं, उनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं रखती, बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके लिए इसका सिग्निफिकेंट होता है। तो हम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम तो एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एटम में तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ड्यूअल जो नेचर है उसे कंसीडर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर का मानना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रॉन को आप वेव की तरीके भी कंसीडर करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दी हुई है, आपको उसका मास उसने पूछा है। कर सकते हैं, फोटोन की बात कर रहा है, ठीक है ना, फोटोन का मतलब क्वांटा, फोटोन की बात कर रहा है। वेवलेंथ आपको दी है, मास पूछा है, रिलेशन क्या लगेगा, रिलेशन जानते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा आपको पता है, h पता है, v नहीं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, c, क्योंकि बात वो क्वांटा फोटोन EMR के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन c, जो कि स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से ये भी पता हो गया, बस m कैलकुलेट करना है। m वहाँ ले जाओ, लैम्डा को यहाँ ले आओ, फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू h/c। h की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34। दैट्स राइट। c लैम्डा, c की वैल्यू रख दोगे। अब लैम्डा रखना है, तो लैम्डा क्या दिया हुआ है, देखो लैम्डा जो क्वेश्चन में है ना वो अंगस्ट्रम में दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सी जो आपने लिखा है वो लिखा है मीटर पर सेकंड, मीटर में लिखा है आपने ये सी की वैल्यू। तो यहाँ जो लैम्डा है वो भी आपको मीटर में ही लिखना पड़ेगा, यूनिट आपको सेम रखनी पड़ेगी, ये तुम्हें याद रखना है। दैट्स राइट, यूनिट आपको सेम रखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस अंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंगस्ट्रम मीटर में बदल जाएगा। याद रखना है, अंगस्ट्रम को अगर मीटर में बदलना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर को अगर अंगस्ट्रम में बदलना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखेंगे आप, ठीक है ना, उल्टा होगा। अंगस्ट्रम को मीटर में बदल रहे हो 10⁻10 से, और मीटर को अंगस्ट्रम में बदल रहे हो तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं। बस रख दीजिएगा, ये आपके पास उसका मास आ जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ये हो गया है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद में थोड़ा सा और देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। अगर आपके पास सन है और सन से जो रेडिएशन निकल रही हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अगर ये मोशन कर रहा है तो उसने भी वेव की तरह बिहेव किया है, दैट इज़ मैटर वेव। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दीज वेव हैव, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनमें तो इलेक्ट्रिक वेव भी होती है और मैग्नेटिक वेव भी होती है, दोनों तरीके के जो फील्ड है ना, या दोनों तरीके की वेव हुआ करती थी। दैट्स राइट। लेकिन जो मैटर वेव होती हैं उनमें कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो वैक्यूम से भी पास हो जाती हैं, क्योंकि वो तो एनर्जी की वेव्स हैं, लेकिन मैटर वेव जो होती हैं वैक्यूम से पास नहीं होती, इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं, चाहे वो IR हो, चाहे वो UV हो, चाहे विजिबल हो, ठीक है, चाहे कॉस्मिक रेज हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे गामा रेज हो, रेडियो वेव हो, वो सब एक ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं इससे, और इसी को ही हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट c। जबकि जो मैटर वेव होती है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती हैं।
वेवलेंथ ऑफ दीज वेव कैन बी मेजर्ड इजीली, इनकी वेवलेंथ बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती है इसलिए, ठीक है, बहुत बड़ी होती है इसलिए इजीली मेजर हो सकती है। लेकिन मैटर वेव की जो वेवलेंथ थी, जैसे क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ निकाली, बहुत छोटी आई थी, कांट मेजर्ड इजीली, ठीक है। दीज रे आर एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, ये किसी ना किसी सोर्स से एमिट होती हैं, सन से, बल्ब से, टीवी रिमोट से। दीज वेव आर एसोसिएटेड विद मैटर मटीरियल पार्टिकल, ये तो मैटर के पार्टिकल से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। दे डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटीरियल पार्टिकल, अगर मैटर का पार्टिकल कहीं नहीं है तो फिर वहाँ पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो उसी से ही एसोसिएटेड होती हैं। ये हुआ है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। तो बोहर ने जब अटॉमिक मॉडल दिया तो बेटा उसके बाद में, बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद में 2 नई थ्योरीज प्रपोज्ड हुई, और उसमें से पहली जो थ्योरी थी वो अभी हमने डिस्कस की है, वो थी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का ड्यूअल नेचर, जिसने ये बताया कि आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान लोगे। सीधा सीधा सा कंक्लूजन बता दूं तो कंक्लूजन ये आ गया है सीधा सीधा सा कि बोहर ने कहा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा, सर्टेन फिक्स पाथ होंगे, उन पाथ में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल माना, बोले यही घूमेगा, ठीक है। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि ये जब घूमेगा ना तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा, ऐसे वेव की तरह चलेगा, घूमेगा तो ज़रूर बट किसकी तरह घूमेगा, वेव की तरह, इसलिए इसका एक फिक्स पाथ नहीं होगा, फिक्स पाथ नहीं होगा इसका एक्चुअल में रिवॉल्विंग करने का एक पूरा का पूरा एरिया होगा न्यूक्लियस के अराउंड, भाई पाथ नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, एक रिवॉल्विंग करने का एरिया होगा, उस एरिया में ही वेव जो है वो क्या करेगी, वो एरिया में वेव जो है वो मोशन करेगी। पहली चीज़ ये आ गई। अब दूसरी चीज़ सुनिएगा, दूसरा थ्योरी जो है वो कौन लेके आता है, हाइजेनबर्ग लेकर के आता है, हाइजेनबर्ग, और इसने जो थ्योरी दी है वो क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग ने जो दिया है वो क्या दिया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है वो सुनिएगा। ये दोनों मिलकर के ना बोहर का जो मॉडल है उसको फेल कर रहे हैं, उसमें ड्रॉबैक्स निकाल रहे हैं। उसने बोहर ने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना और कहा फिक्स पाथ होंगे, उनमें रिवॉल्व करेगा। डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं, वो वेव की तरह भी होगा, और वेव की तरह मोशन करेगा तो फिर फिक्स पाथ नहीं रहेगा, बल्कि पाथ क्या होगा, एक एरिया होगा न्यूक्लियस के अराउंड, और उस एरिया में वो वेव जो है वो वेव क्या करेगी, मोशन करेगी। जैसे न्यूक्लियस के अराउंड ये एरिया है, इसमें वेव मोशन करेगी, ठीक है ना, न्यूक्लियस अराउंड ये एरिया है, इस एरिया में वेव जो है वो मोशन करेगी। ऐसे यहाँ एरिया होगा और उस एरिया के अंदर वेव क्या करेगी, मोशन करेगी। न्यूक्लियस अराउंड ये एरिया है और इस एरिया में जो वेव है ना वो वेव मोशन करेगी, फिक्स पाथ नहीं है, एरिया है उसमें वेव मोशन करेगी, ठीक है। चलिएगा, अब कौन आता है, हाइजेनबर्ग आ जाता है, और हाइजेनबर्ग आकर के क्या कहता है, वो देता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी पार्टिकल है, ठीक है जी, पार्टिकल है, तो वो कहता है अगर आपके पास में कोई भी पार्टिकल है और अगर ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, पार्टिकल है और ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो कहता है कि अगर ये मोशन कर रहा है ना तो फिर आप इस पार्टिकल की पोजीशन, याद रखना, इस पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम, पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम, या मोमेंटम अगर नहीं कहना चाहते हो तो फिर उसकी वेलोसिटी कह दीजिए, वेलोसिटी, दैट्स राइट, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में मास में मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी से, अदरवाइज आप वेलोसिटी भी कह सकते हो। अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो सिमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। क्रिकेट की बॉल है मान लीजिए, इस बॉल को अगर आपने फेंका और आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आफ्टर 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद में क्रिकेट की बॉल की पोजीशन क्या होगी,
और उसी सेकंड पर, वही सेकंड के ऊपर दूसरी सेकंड पर उसका मोमेंटम या वेलोसिटी क्या होगी, दोनों चीज़ों को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते। किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम या वेलोसिटी को सिमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता। अगर आप पोजीशन को सही मेज़र करोगे तो फिर मोमेंटम जो है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी या उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी, और अगर आप मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी को सही एक्यूरेसी से मेजर करोगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। दैट्स राइट। और कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो उसने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया। उसने कहा कि अगर इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उसको हमने लिखा डेल्टा एक्स, और उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है उसको लिख दूं हम डेल्टा पी, तो इन दोनों की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा h/4 पाई तो होगा ही होगा, इसके इक्वल तो होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अनसर्टेनिटी। दैट्स राइट। ये लीजिए, ये हो गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों को 100% एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं किया जा सकता, दोनों में अनसर्टेनिटी रहती है। और मिनिमम कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो कम से कम h/4 पाई तो रहेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दैट्स राइट। अच्छा, अब आपको पता है ये जो क्रिकेट की बॉल है इसका मास तो फिक्स होगा, और आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो फिक्स होगा, तो इसका मतलब फिर जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो मास से नहीं, वो किससे होने वाली है, वो होने वाली है वेलोसिटी से। तो जो आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ये इज इक्वल टू होगा, मास तो वही रहेगा बट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी के कारण से होगा। तो जो आपका डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स रहेगा, डेल्टा पी को लिख सकते हैं डेल्टा एम वी। लेकिन मास में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, मास में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, इसलिए इसको सही तरीका लिखने का है डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू एम मास इनटू डेल्टा वी, दैट इज मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। ये किसके इक्वल या किससे कम होनी चाहिए, किससे ज़्यादा होगी, ये हमेशा h/4 पाई के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। अब मास में तो कोई चेंजमेंट आएगा नहीं, तो मास को हम नीचे ले जाएं तो फिर आ जाएगा डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये हमेशा किसके इक्वल और ग्रेटर देन रहेगी, h/4 पाई m के कम से कम बराबर होगी या इससे ज़्यादा तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ, अभी इसको भूल जाए, एन इलेक्ट्रॉन के बजाय कहेंगे एनी मोशन ऑब्जेक्ट या एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो हम एक साथ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी नहीं बता सकते, दोनों में अनसर्टेनिटी रहेगी। कितनी का रहेगी, तो उसको हमने डेल्टा एक्स से लिखा पोजीशन की अनसर्टेनिटी को, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हमने डेल्टा पी से लिखा है। दैट्स राइट। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल का मास है जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसकी अनसर्टेनिटी हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा, इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब ये बात इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है, अभी हम भी इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात हम जर्नल कर रहे हैं। जर्नल क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास में ये क्रिकेट की बॉल है या कोई दूसरा मूविंग पार्टिकल है, ठीक है ना, ये जो मूविंग पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और एक साथ आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना चाहते हो तो अनसर्टेनिटी रहेगी दोनों के अंदर। ठीक है, अगर आपने उसकी पोजीशन जो है उसको आपने हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लिया है,
मतलब पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स वो बहुत कम है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल विल बी अनसर्टेन, ज़्यादा हो जाएगी, डेल्टा वी लार्ज हो जाएगा। दैट्स राइट। और इसका वाइस वर्सा भी होगा, अगर आप मोमेंटम या वेलोसिटी को एक्यूरेसी से मेजर करोगे तो फिर पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी लार्ज हो जाएगी। दोनों को एक साथ सही सही मेजर नहीं कर सकते। दैट्स राइट। अब देखिए हाइजेनबर्ग ने ये जो अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल दिया था, ये शुरू में तो उसने कहा कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए होगा, लेकिन बाद में फिर कहा कि ये किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए नहीं, ये बड़े जो पार्टिकल होते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, क्रिकेट की बॉल, बस, पत्थर का टुकड़ा आपने फेंका, बड़े जो पार्टिकल होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मास कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा, और मास जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर मास बहुत बड़ा रखोगे, और बहुत बड़ा रखोगे तो इसको जब आप डिवाइड करोगे देखो अनसर्टेनिटी बहुत कम आने वाली है। दैट्स राइट। मान लीजिए क्रिकेट की बॉल ही है, इसका मास कितना है बेटा, मान लो 1 kg मास है, इसको आपने फेंका है तो देखिएगा इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कम से कम इतनी और इसके बराबर हो किसके, h/4πm के। अब मास कितना है इसका, 1 किलोग्राम। h की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34। पाई की वैल्यू और रख दोगे, ठीक है, ये लीजिएगा मास आपके पास में कितना है, 1 किलोग्राम, 1 आपने रख दिया। अब इसका डिवाइड लगा दीजिए तो देखिएगा इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू कम से कम कितना आएगा, 6.626 इंटू 10⁻34। देखो बहुत छोटी वैल्यू है कि नहीं आई, तो इन दोनों की अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है बहुत छोटी है ये वैल्यू। लेकिन अगर यही बात आप इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करोगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, यहाँ देखिए मास बहुत कम होगा, और मास कम होगा तो फिर ये दोनों के दोनों वैल्यू कैसे आएंगी, बहुत बड़ी आएगी। तो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में बड़े पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, या उसके लिए उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। किसके लिए सिग्निफिकेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए ही इसका सिग्निफिकेंट होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। कैसे आने वाली है अभी हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन है आपका, ये मूव कर रहा है, इसके लिए देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू h/4πm हो गया। दैट्स राइट। अब इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 हो जाएगा, इंटू मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना, 31 किलोग्राम। ये लीजिए अब 31 यहाँ है, इसको ऊपर ले जाओगे इसको कट कर देगा, कितना रह जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻31 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये आपका बच गया है कितना, ये लीजिए इंटू 9.1, ये लो, इस केस में डिवाइड लगा दो तो देखो अब की बार जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो फिर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को हम सही सही मेज़र नहीं कर सकते एक साथ, इसलिए अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल भी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर ही एप्लीकेबल होता है, मैक्रोस्कोपिक पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ड्यूअल नेचर वाला प्रिंसिपल भी किस पर एप्लीकेबल हुआ था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर, वैसे ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पर ही एप्लीकेबल होगा। दैट्स राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स पर ही क्यों होगा तो एक बार उसे भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों होगा, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों एप्लीकेबल होगा,
तो सुन लीजिएगा, कह रहा है कि देखो सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपके पास कोई पेपर की एक शीट है, पेज अगर आपके पास में है, उसकी आपको थिकनेस बतानी पड़ जाए कितना मोटा है, ठीक है। और बताने के लिए भी आपको क्या दे दिया, अनमार्क्ड मीटर स्टिक दे दिया, ठीक है ना। एक मीटर स्केल आपको दे दिया, बहुत बड़ा मीटर स्केल होता है और उसके ऊपर भी मार्क नहीं है कहाँ से कहाँ तक का। तो बताइए क्या हम इसकी हेल्प से इसे मेजर कर सकते हैं? ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑब्टेंड वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट। रिजल्ट जो होगा वो इनएक्यूरेट होगा एंड मीनिंगलेस होगा। दैट्स राइट। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्यूरेसी, अगर आपको इस पेपर की थिकनेस जो है वो एक्यूरेसी के साथ बतानी है तो यू शुड यूज एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन यूनिट्स स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो इस पेपर की थिकनेस को बताने के लिए आपको जो स्केल यूज करना है वो स्केल के ऊपर जो यूनिट्स लिखे होते हैं वो यूनिट्स क्या होने चाहिए, पेपर की थिकनेस से भी छोटी छोटी जो पार्ट वाली जो यूनिट्स है ना वो अगर उसके ऊपर लिखे हैं तो फिर आप बता सकते हो आसानी से कितना होगा, ठीक है। जैसे ये दीवार है, एक दीवार है, इस दीवार की थिकनेस बतानी है, ये दीवार है, इसकी थिकनेस बतानी है तो हम क्या करते हैं, एक मीटर स्केल लेके आते हैं, यहाँ से मीटर स्केल लेकर के आते हैं, ठीक है। और उस मीटर स्केल के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके क्या बने होते हैं, यूनिट्स बने होते हैं ना। तो देखिएगा इसकी जो थिकनेस है ना उससे स्मॉल यूनिट जिस पर लिखे हों तो उसको ला कर लगाते हैं और उसको लगाएंगे तो फिर हम उससे आसानी से क्या बता सकते हैं, उसकी थिकनेस बता सकते हैं कि सर ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक इसकी जो थिकनेस है वो है। या लीजिए, तो जिसकी भी आपको थिकनेस बतानी है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल यूनिट वाला स्केल यूज करना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो फिर आपकी जो रीडिंग है वो आपकी एक्यूरेसी के साथ आएगी। उसी तरीके से सिमिलरली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना है तो इलेक्ट्रॉन तो एक बहुत ही नैनो पार्टिकल, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को बताने के लिए इससे भी छोटी साइज का यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटी साइज से छोटी यूनिट वाला जो स्केल है वो यूजर करना पड़ेगा। और इससे भी छोटी साइज वाला स्केल कौन होता है, लाइट, ठीक है। लाइट या फिर किसी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करोगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही इतना स्मॉल तो इसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए इससे भी छोटी यूनिट आपको काम में लेनी पड़ेगी। और क्या काम में लेते हैं, लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, लाइट यूज मस्ट हैव ए वेवलेंथ, जो भी लाइट इसके ऊपर डालोगे इसको मेज़र करने के लिए, ऑब्वियसली इसको नापने के लिए, इसकी पोजीशन को नापने के लिए जो भी लाइट यहाँ पर यूज करोगे उस लाइट की ऑब्वियसली क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी भी वेवलेंथ होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर सही से मेजर करना है तो आपको इससे भी छोटी वेवलेंथ यहाँ यूज करनी पड़ेगी, तब आप इसकी पोजीशन को सही से मेजर कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन वेव लेंथ से भी छोटी जो वेव है वो आपको लाइट की या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आपको यहाँ से यूज लेनी पड़ेगी। That's right. The light use must have a wavelength बिल्कुल स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन है या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो या जनरेटेड जो वेव यहाँ पर होगी उससे भी छोटी वेवलेंथ वाली लाइट आपको या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, स्मॉलर वेवलेंथ। फोटोन हैव हाई मोमेंटम, जो आपने यहाँ रेडिएशन डाली इसके ऊपर, लाइट की वेव जो आपने डाली उसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होनी चाहिए, किससे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। और वेवलेंथ छोटी होने का मतलब क्या हुआ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h/mc। तो देखिएगा वेवलेंथ अगर छोटी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, हाई होगा।
इट मीन्स उसकी एनर्जी हाई होगी। मोमेंटम भी कह सकते हैं और एनर्जी भी कह सकते हैं। मोमेंटम हाई होगा, एनर्जी हाई होगी, तो जब ये लाइट की रेडिएशन, लाइट का क्वांटा उस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगा तो उसका मोमेंटम हाई है, और मोमेंटम हाई है तो स्ट्राइक करते हैं इसके साथ कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा, उससे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, फिजिक्स का लो आ गया यहाँ, तो फिजिक्स आ गई थोड़ी सी। फिजिक्स कैसे आ गई है, थोड़ा सा 10th में 9th में अगर आपने फिजिक्स को थोड़ा सा आपने देखा हो तो वहाँ पर हम कहते थे कि भाई आप चल के आ रहे हो, आपकी जो स्पीड है मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकेंड है, आप चल के आ रहे हो। एक बस खड़ी हुई है, बस को टक्कर मार रहे हो, आप चल के आ रहे हो। ये बस खड़ी हुई है, बस को टक्कर मार रहे हो, बताओ बस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे हो, बस को टक्कर मारा, ठीक है। दूसरे में आप खड़े हो, बस चल के आ रही है, वही 10 मीटर पर सेकंड से आपको टक्कर मारेगी, आप पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप जब इसको स्ट्राइक कर रहे हो, कोलिजन कर रहे हो, तो आपका मोमेंटम होगा, आपका मास होगा और आपकी वेलोसिटी होगी। आपका मास मैक्सिमम कितना, 50 किलोग्राम, तो आपका जो मास है वो मास है 50 किलोग्राम। तो 50 इंटू आपकी स्पीड या वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम आपका हो जाएगा 500, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर बस अगर आपको आकर के स्ट्राइक करे तो ऑब्वियसली बस का भी मोमेंटम होगा। अब बस का वजन तो कितना होगा, तो बस को मान के चलिए कम से कम 10 क्विंटल की तो होगी। इसका मतलब बस का जो वजन है वो कितना है, 1000 किलोग्राम। स्पीड वही है, 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड वही है, तो देखिएगा बस का जो मोमेंटम है वो कितना है, बस का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो बताइए आपकी पोजीशन बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? आप मारो टक्कर बस के ऊपर, बस की पोजीशन नहीं बदलेगी क्योंकि आपका मोमेंटम कम है। बस आपको टक्कर मारे तो आपकी तो सब कुछ बदल जाएगी क्योंकि बस का मोमेंटम ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना है, तो पोजीशन को मेजर करना है तो इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, उससे आपको छोटी वेवलेंथ यहाँ पर काम में लेनी पड़ेगी। उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, तो वेवलेंथ छोटी होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जब वो फोटोन आकर के इसके ऊपर, रेडिएशन आकर के ऊपर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो उससे इसकी क्या बदल जाएगी, पोजीशन ही बदल जाएगी। इसलिए इसकी पोजीशन सही मेजर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। द हाई मोमेंटम फोटोन of such light would change the energy of electron by collision। वो जैसे ही आकर के इसको पर स्ट्राइक करेगा, इसको मेजर करने के लिए डालोगे, स्ट्राइक करेगा, वैसे इसकी क्या बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी, इसका मोमेंटम बदल जाएगा, ठीक है, इसका मास तो वही रहेगा, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन दिस वे वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी, और वेलोसिटी बदली तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन भी बदल जाएगी। इसलिए आप छोटे जो पार्टिकल हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को एक साथ एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, और कम से कम कितनी एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी रहेगी, h/4πm तो रहेगी ही रहेगी। अगर इसको सही से मेजर करोगे तो इसमें आ जाएगी अनसर्टेनिटी, और इसको मेजर करोगे तो अनसर्टेनिटी इसमें आ जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। दैट्स राइट, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये आपने उसके ऊपर क्या डाला है, कोई फोटोन। ऑब्वियसली फोटोन जो है उस फोटोन में भी क्वांटा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उससे आपको यहाँ वेवलेंथ छोटी रखनी पड़ेगी इसकी पोजीशन को मेज़र करने के लिए। वेवलेंथ छोटी रखोगे इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या होगा, हाई होगा। जैसे ये इसके ऊपर जाकर के स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते ही ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेज़र करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और उसकी पोजीशन जो है वो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी कोलिजन के बाद में।
दैट्स राइट। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो पोजीशन में और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी ये कम से कम h/4 के बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी। दैट्स राइट। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब छोटी वेवलेंथ अगर काम में लोगे, ठीक है, तो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन का अगर मोर एक्यूरेट मोमेंटम होगा तो फिर बेटा किस में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मोमेंटम में। और मोमेंटम का अगर अनसर्ट करोगे तो वो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपकी आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसका सिग्निफिकेंस। अब देखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका किस किस के लिए सिग्निफिकेंस है, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। इट रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ्स ऑफ ट्राजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। दैट्स राइट। ट्रांजेक्टरी कौन होता है? द ट्रांजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट। ठीक है, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी ट्रांजेक्टरी होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका तो ये ट्रांजेक्टरी मोशन करेगा, ऊपर जाएगा और फिर ऐसे करके वापस नीचे आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी न्यूक्लियस का अराउंड ऐसे ही रिवॉल्विंग करता है। तो इस तरीके के जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन के जैसा अदर कोई पार्टिकल हो, ठीक है ना, उनका जो डेफिनिट पाथ होता है, जो कि बोहर ने कहा था, सारी चीज़ बोहर पर आ रही है। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनिट पाथ्स में रिवॉल्विंग करेगा, ठीक है ना। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि आप इसका पाथ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर होगा, आप ये डिस्टेंस एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते, ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी। तो आप तो केवल ये कह सकते हो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड एक पॉसिबल एरिया या एक पॉसिबल रीजन होगा जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोशन करेगा। आप डेफिनेट पाथ नहीं बता सकते, आप एक प्रोबेबिलिटी वाला जो पाथ है ना, प्रोबेशनरी पाथ जो है वो बता सकते हो जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। दैट्स राइट। This effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object। जो छोटे हैं ना उनके लिए ही ये सिग्निफिकेंट रखेगा, एंड इज़ नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक। बड़े जो हैं उनके लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे इफ़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 मिलीग्राम, अगर किसी का मास 1 मिलीग्राम है उस पर अगर आप अप्लाई करोगे तो देखिएगा वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू h/4 पाई एम। एम कितना है, मास कितना है, मास है 1 मिलीग्राम, इसका मतलब 10⁻⁶ किलोग्राम, 10⁻⁶ रख दीजिए। तो देखिएगा अनसर्टेनिटी इतनी आई है 10⁻28, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत थोड़ी आई है इसके लिए 1 मिलीग्राम के लिए, एंड इज इनसिग्निफिकेंट, इसका इतनी का छोटी है कि इसके लिए इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। क्रिकेट की बॉल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ी है, और ये तो हमने केवल 1 मिलीग्राम का पार्टिकल के लिए कैलकुलेट की है, ठीक है। हालांकि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ। इफ़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास इतना हो, ठीक है ना, इसके लिए अप्लाई करोगे डेल्टा वी डेल्टा एक्स h/4 पाई एम, एम आपने रख दिया 9.11 इन 10⁻31। अब की बार देखिएगा कितना आया, 10⁻⁴ ही आया है, मतलब 0.0001 आ गया है, इतना मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आ गया है। तो देखिएगा काफ़ी ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, इजीली मेजरेबल है, ठीक है ना। इफ़ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ to an uncertainty of only 10⁻⁸ मीटर, ठीक है, then the uncertainty डेल्टा वी इन वेलोसिटी वुड बी। अब देख ली क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एग्जैक्ट लोकेशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इतनी हो, तो फिर बताइए वेलोसिटी में कितनी होगी। तो बता सकते हैं इसमें अनसर्टेनिटी और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो इतनी होगी, और कितनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, 10⁻⁴ है। अब आपको किस में बताइए, उसने पोजीशन में बता दी है, लोकेशन में,
ठीक है। तो डेल्टा वी डॉट लोकेशन में कितनी अनसर्टेनिटी है, 10⁻⁸ मीटर की अनसर्टेनिटी है। तो वेलोसिटी में कितनी होगी, दोनों का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, 10⁻⁴ होने वाला है। अब इसमें बताना है, बराबर इसका डिवाइड लगा दीजिएगा उधर लाके। तो 10⁻⁴ में 10⁻8 का डिवाइड लगाएंगे, 10⁻⁴ आ गया। तो देखिएगा बहुत बड़ा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। 10⁻⁴ का मतलब सीधा कितना हो गया है भाई साहब, 1 2 3 4 0 आ जाएगी। देखो 10,000 मीटर पर सेकंड। तो देखो अगर पोजीशन में इतना सा भी डिफरेंस आएगा ना, इतना थोड़ा सा भी अगर अनसर्टेनिटी आएगी, 10⁻⁸ मीटर की भी अगर अनसर्टेनिटी आई है पोजीशन में, तो वेलोसिटी में देखो बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। विच इज सो लार्ज दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर्स ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट, कैन नॉट होल्ड गुड, ठीक है ना। तो ये सब के सब किसके पीछे पड़े हैं, बोहर के पीछे पड़े हैं। बोहर ने क्या कहा कि फिक्स पोजीशन होती है, अनसर्टेनिटी क्या करेगा, नहीं फिक्स पोजीशन नहीं होती है। फिक्स पोजीशन हम बता ही नहीं सकते हैं, वेलोसिटी भी नहीं बता सकते सही सही, और उसकी पोजीशन भी सही सही नहीं बता सकते हैं। और ड्यूअल नेचर ने, डी ब्रोगली ने तो क्या कहा, उसने तो कहा कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in measurement? यहाँ लीजिए, ठीक है। आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। आप उसके ऊपर एक सूटेबल फोटोन डालते हैं इलेक्ट्रॉन को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आप देख लीजिएगा 0.1 एंगस्ट्रम है। दैट्स राइट। इसका मतलब है कि उसकी डिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी आई है वो इतनी आई है। डिस्टेंस का मतलब पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आई है ना, वो इतनी आई है। तो फिर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी आए उसे बता दो कितनी होगी। बता देंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच पाई। डेल्टा पी को हम ऐसा लिख देंगे, एम नीचे आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला बन गया डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। अब यहाँ से वो किस में बता रहा है, पोजीशन में बता रहा है, इतनी अनसर्टेनिटी है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई 4 पाई एम इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आपका आ जाएगा यहाँ से डेल्टा एक्स। बस रख दीजिए, एच की वैल्यू आपने रख दी, 4 है, पाई है, एम आपके पास में हो गया है, एम ये नहीं है, एम आपके पास में ये हो गया है, एम हो गया है, डेल्टा एक्स रख दीजिएगा। अब डेल्टा एक्स उसने एंगस्ट्रम में दिया है, इसे मीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करके रख दीजिएगा। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आपके पास इतना आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिएगा, आपकी बुक का है। अ गोल्फ बॉल है, मास उसका इतना है ग्राम में, किलोग्राम में से कन्वर्ट कर ही लोगे। किलोग्राम में क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना किलोग्राम। स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद अनसर्टेनिटी ऑफ 2%। जो स्पीड जो आपने ये मेज़र की है, इसमें 2% की अनसर्टेनिटी है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बताओ कितनी होगी। स्पीड इतनी है बट इसमें अनसर्टेनिटी 2% की है। तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड 2% किसका, इस 45 मीटर पर सेकंड का। तो 45 का 2% कैलकुलेट कर दीजिएगा। इतनी अनसर्टेनिटी आई है स्पीड में, मतलब डेल्टा वी में। अब पोजीशन में पूछा है, मतलब डेल्टा एक्स पूछा है, बता देंगे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा। तो आपको पता है ना, डेल्टा वी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। यहाँ से डेल्टा वी आपको दिया है, उसे डिवाइड ला के लगा दो। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच 4 पाई एम डेल्टा वी। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिएगा, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट्स राइट। इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। अब सारी चीज़ों का अगर हम कंक्लूजन कहें तो ये इनका जो कंक्लूजन है वो है बोहर मॉडल को फेल करना। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल क्या है,
इट डिड नॉट कंसीडर द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने प्योरली इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन करेगा तो उसका वेव करेक्टर भी होगा, उसने प्योरली पार्टिकल माना। पहली गलती उसकी हो गई है, इग्नोर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। दूसरी चीज़, इट कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसने किसको छोड़ दिया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको उसने छोड़ दिया। दैट्स राइट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं बता सकते, उसकी सही सही वेलोसिटी नहीं बता सकते, बट आपने तो उसके रेडियस को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, और आपने तो उसकी एक्यूरेट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बता दिया है, बट इन दोनों चीज़ों को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इनमें अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस नहीं बता सकते, बट एक एवरेज डिस्टेंस बता सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड आपको एक प्रोबेबल एरिया फाइंड करना पड़ेगा जहाँ की इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी हो, क्योंकि कन्फर्मली तो आप कह नहीं सकते कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स राइट। तो आपको ऐसा कोई मॉडल प्रपोज करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को वेव भी कंसीडर करे और जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन नहीं बताए, बल्कि एक प्रोबेबल एरिया फाइंड आउट करे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है ना। कुल मिलाकर के इन दोनों थ्योरीज ने ये चीज़ जो है वो निकाल करके दी है। अब नया जो मॉडल होगा उस न्यू मॉडल के अंदर इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।